लिखेंगे। एक तरफ हेडिंग डाल लीजिए विवर्तन तथा दूसरे तरफ हेडिंग डाल लीजिए व्यतिकरण और बीच में एक लाइन खींच लीजिए। क्या होता है डिफरेंस डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में, तो लिखेंगे एक ही तरंगाग्र द्वारा दो बिंदुओं से उत्पन्न एक ही तरंगाग्र द्वारा दो बिंदुओं से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण से होता है। लिखा है यहाँ पे दिस इज फॉर्म ड्यू टू secondary wave front this is found due to secondary wave front interference. This is found due to secondary wave front interference. एक ही तरंगाग्र द्वारा दो बिंदुओं से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण से होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई लाइट सोर्स है, इससे लाइट निकल रहा है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट निकल रहे हैं। इसी को यदि दो भागों में बांट दिया जाए, ठीक है, एक ही लाइट सोर्स से दो भाग निकल रहा है, तब ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ये नया सेकेंडरी वेव की तरह ये बिहेव करने लगेगा। अब इन दोनों के बीच में जो आपस में इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है, इस कारण से उत्पन्न होता है विवर्तन। ठीक है, व्यतिकरण में लिखेंगे, व्यतिकरण में लिखेंगे इंटरफेरेंस में दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। इट इज फाउंड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ it is found due to the superposition of two coherent light source. It is found due to the superposition of two coherent light source. नेक्स्ट लिखेंगे विवर्तन में लिखेंगे विवर्तन में लिखेंगे विवर्तन में प्राप्त विवर्तन में प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में मुख्य उच्छिष्ट की तीव्रता सबसे अधिक तथा उसके दोनों ओर तीव्रता तेजी से घटती जाती है। प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में मुख्य उच्छिष्ट की तीव्रता सबसे अधिक तथा उसके दोनों ओर तीव्रता तेजी से घटती जाती है।
in the diffraction pattern, in the diffraction pattern, main maxima, the intensity of primary maxima, ऐसे लिखेंगे, in the diffraction pattern, the intensity of primary maxima is high and it decreases and it decreases both side gradually and it decreases both side gradually. जैसे कि डिफ्रैक्शन में मैंने बताया था, बीच वाला जो होगा वो ज्यादा तीव्रता वाला होगा, लेकिन उसके बाद जो मिलेगा ना वो थोड़ा कम तीव्रता वाला होगा, दोनों तरफ, ठीक है, ये थोड़ा कम तीव्रता वाला। अब इसके बाद जो मिलेगा वो तो एकदम कम तीव्रता वाला रहेगा इतना। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है कि दोनों तरफ जो पट्टियां होती है ना, धीरे धीरे उसकी देखिए चौड़ाई कम होती जाती है। यहाँ पे देखिए इतना है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे एकदम कम होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए कम है, यहाँ पे एकदम कम हो गया। तो इसी प्रकार से हमें विवर्तन प्रतिरूप मिलता है। मुख्य जो उच्चिष्ट होता है, मेन मैक्सिमा होता है, जहाँ पे इंटेंसिटी हाई होती है, वो सबसे बड़ा होता है, ज्यादा होता है, फिर धीरे 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 उसके साइज में कमी आती जाती है। व्यतिकरण में लिखेंगे, व्यतिकरण से प्राप्त प्रतिरूप में देखेंगे, व्यतिकरण से प्राप्त प्रतिरूप में सभी दीप्त पट्टियों की तीव्रता समान होती है। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, in the interference pattern, the intensity of all fringe are same. In the interference pattern, the intensity of all fringe are same. यानी कि व्यतिकरण में जो प्रतिरूप होता है उसमें सभी की सभी जो पट्टियां होती हैं, देखिए ऐसे व्हाइट यदि है तो इसके जस्ट बगल में उतना ही चौड़ा व्हाइट होगा दोनों साइड, ठीक है, फिर उसके बगल में उतना ही चौड़ा व्हाइट होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, हमें एक ही समान चौड़ाई की पट्टियां सारी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये रहा व्यतिकरण। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में क्या है, सारी पट्टियों की आपकी चौड़ाई हमेशा हर जगह आप सेम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे विवर्तन में सभी फ्रिंजों की, फ्रिंज मतलब पट्टी, सभी पट्टियों की चौड़ाई एक समान नहीं होती। सभी पट्टियों की चौड़ाई एक समान नहीं होती। व्यतिकरण में लिखेंगे सभी पट्टियों की चौड़ाई एक समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। व्यतिकरण में लिखेंगे सभी पट्टियों की चौड़ाई एक समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। डिफ्रैक्शन क्या है, ऑल द फ्रिंज विड्थ आर सेम, ऑल द फ्रिंज विड्थ आर सेम। इंटरफेरेंस में क्या होगा, ऑल द इंटरफेरेंस पैटर्न
यानी इसमें लिखेंगे ऑल द फ्रिंज विड्थ आर नॉट सेम, ठीक है। इसमें लिखेंगे विवर्तन में ऑल द फ्रिंज विड्थ आर नॉट सेम, ठीक है। लेकिन व्यतिकरण में आप लिखेंगे ऑल द फ्रिंज विड्थ मे बी सेम और मे, इन डिफरेंस में लिखेंगे डिफ्रैक्शन में निम्निष्ट की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। निम्निष्ट की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है, इसीलिए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होता है। अंतर स्पष्ट नहीं होता है। निम्निष्ट की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती, इसीलिए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के मध्य अंतर स्पष्ट नहीं होता। The intensity of minima, the intensity of minima never be zero. The intensity of minima never be zero. That's why the difference between maxima and minima are not clear. The intensity of minima never be zero. That's why the difference between maxima and minima are not clear. ठीक है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए बीच में तो आप दीप्त प्रकाश मिल गया, विवर्तन का मैं बता रहा हूँ, ये उच्चिष्ट मिल गया, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट वाला उच्चिष्ट आएगा दोनों तरफ, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसके बीच, ये तो मान लीजिए मैक्सिमा है, ठीक है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये वाला, और इसके बगल में जो मान लीजिए मिनिमा है, ठीक है, इस मिनिमा में भी हल्का हल्का प्रकाश रहेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें एकदम प्रकाश खत्म हो जाए, ठीक है। अब व्यतिकरण में लिखेंगे अदीप्त पट्टियों की तीव्रता शून्य अथवा अत्यंत कम होती है। अदीप्त पट्टियों की तीव्रता शून्य अथवा अत्यंत कम होती है, जिससे दीप्त तथा अदीप्त पट्टियों के मध्य अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। द इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज, the intensity of dark fringe are zero the intensity of dark fringe are zero. That's why the difference between bright and dark fringe are clear. इसमें क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। जो भी बीच में यदि ब्राइट बनेगा, ठीक है, जहाँ पे उजाला रहेगा वो दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद यदि उजाला वाला पट्टी यहाँ पे बना है, ठीक है, ब्राइट वाला फ्रिंज यहाँ पे बना है, तो उसके बीच में ये जो रहेगा ना, ये दोनों तरफ ये डार्क एकदम दिखाई देगा, अंधेरा वहां पे रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क, ऐसे पट्टियां ढेर सारी हमें दिखाई दे देती हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो डार्क होता है वो एकदम अंधेरा होता है, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो, एकदम खत्म हो जाती है, ठीक है, शून्य हो जाती है। और वही विवर्तन में क्या था,
विवर्तन में निम्निष्ट तो था, वहां पे तीव्रता थोड़ी कम हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि वहां पे एकदम अंधेरा हो जाता था, वहां पे प्रकाश पहुंचता ही नहीं था। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा था, इसीलिए इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन व्यतिकरण में क्या होगा, एकदम क्लियर अंतर उसमें स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, विवर्तन में लिखिए, क्रमागत रूप से तेजी से घटती हुई तीव्रता के कारण, क्रमागत रूप से तेजी से घटती हुई तीव्रता के कारण कुछ ही उच्चिष्ट दिखाई पड़ते हैं। क्रमागत रूप से तेजी से घटती हुई तीव्रता के कारण केवल कुछ ही उच्चिष्ट दिखाई पड़ते हैं। ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीजिंग इन इंटेंसिटी, ड्यू टू ग्रेजुअल decreasing the intensity hue of maxima, hue maxima, hue maxima are visible due to gradual decreasing in intensity, hue maxima are visible। जैसे तेजी से उसकी क्या घटती है, इंटेंसिटी घटती है, तो यहाँ पे ब्राइट दिख गया, फिर यहाँ पे ब्राइट दिख गया, फिर यहाँ पे ब्राइट दिख गया। बहुत तेजी से इसकी इंटेंसिटी घटती है ना, हो सकता है यहाँ पे ब्राइट दिखे ही ना, यहाँ पे दिखे ही ना, यहाँ पे दिखे ही ना। तो ये कारण होता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ही तेज से इसमें डिक्रीज होती है, इसीलिए कुछ ही उच्चिष्ट दिखाई देते हैं, उसके बाद उच्चिष्ट दिखाई देना बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे, लिखेंगे इसमें, इसमें कई प्रकार की दीप्त पट्टियां दिखाई पड़ती हैं, इसमें कई प्रकार की दीप्त पट्टियां दिखाई पड़ती हैं। In interference there are many order of bright fringe visible। In the interference there are many order of bright fringe visible। तो ये सर कॉलेज में आके ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं? देखिए इसमें क्या करा है, यदि स्लिट की चौड़ाई यानी स्मॉल डी है, क्या है, स्लिट की चौड़ाई 0.1 मिलीमीटर हो, प्रयुक्त तरंगदैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉम हो, तो क्या ज्ञात करना है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। ठीक है, कोणीय चौड़ाई यानी थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हम जानते हैं जो स्लिट होता है, स्लिट कितना चौड़ा है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लिट की चौड़ाई हो गया 0.1। क्या कर रहा है, इफ द slit is 0.1 mm and wavelength is 5800 angstrom, then find the central bright fringe। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो स्मॉल डी की वैल्यू हो गई 0.1 mm, इसे मीटर में बदलेंगे 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर से। लैम्डा की वैल्यू दी गई है 5800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फार्मूला है
डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा मैंने लिखवाया है, ठीक है, ये मैक्सिमा के लिए था। तो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा या साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन डी हो गया। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन क्या होगा, पूछ रहा है पहला ब्राइट फ्रिंज, पहला ही तो सबसे प्रिंसिपल होता है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होता है, उसके बाद दूसरा जो होता है उससे थोड़ा कम विजिबल होगा, तीसरा थोड़ा और कम विजिबल होगा। तो ये क्या पूछ रहा है, बीच वाला पूछ रहा है, तो एन की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे पहला, लैम्डा के जगह पे रखेंगे 58×10⁻10 जो दिया गया है उसका वैल्यू, स्मॉल डी की जगह पे 0.1 × 10⁻³ वैल्यू पुटअप करेंगे, ये मान हमें लगभग मिलेगा। साइन थीटा का वैल्यू यदि बहुत कम रहे तो उसे थीटा ही सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू यदि थीटा ही सपोज कर ले तो थीटा बराबर हो जाएगा 5800×10⁻6, ठीक है। चूंकि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की जो कोणीय चौड़ाई थी तो क्या थी, 2 थीटा थी, लिखवाए थे पीछे। तो इसमें थीटा की वैल्यू यही है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.8 × 2 बराबर हो जाएगा 11.6 और ये 10⁻³ रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के नॉर्मल एकदम क्वेश्चन आते हैं जो न्यूमेरिकल आते हैं, वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगा, हेडिंग डाल दीजिए, इसको मैं बता दे रहा हूँ। क्या लिखा है, प्रकाश का ध्रुवण, हेडिंग डाल दिया है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हालांकि इसके बारे में मैं बताया था, क्या बताया था कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश को ऐसा माना जाता है कि किधर चलता है, सभी डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। प्रकाश को माना जाता है कि वो सभी डायरेक्शन में, मान लीजिए लाइट सोर्स है तो उससे कभी भी प्रकाश निकलेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा, हर डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, सभी डायरेक्शन में प्रकाश मूव करेगा, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या होगा जब इसके सामने एक ऐसा क्रिस्टल रख दिया जाए, एक ऐसा यदि क्रिस्टल हम लोग रख देंगे तो उस क्रिस्टल की वजह से इसमें कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है। कुछ क्रिस्टल के कारण इसमें क्या परिवर्तन होगा कि अब इससे जो लाइट रेज गुजरेगी ना, वो लाइट रेज की डायरेक्शन कैसी होगी, एक दिशीय होगी, ठीक है। ये एक दिशीय डायरेक्शन में ये मूव करेंगे और उसकी दिशा केवल यहीं पे होगी, ठीक है। ऊपर नीचे की तरफ वाइब्रेट करेगा तो केवल ऐसे ही वाइब्रेट करेगा, ठीक है। ये क्या बताता है, ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रकाश सभी दिशाओं में जा रहा है, इसी से भी ये सभी दिशाओं में इससे गुजरना चाहिए, लेकिन इसके आगे एक क्रिस्टल है, इसमें क्रिस्टल में यदि ऐसे ही छेद है, ठीक है। इस टूरमैलिन क्रिस्टल की ये विशेषता है कि ये प्रकाश को एक ही दिशा में केवल और केवल बाउंड कर सकता है, ठीक है। सभी दिशाओं में वाइब्रेट न करके प्रकाश किधर वाइब्रेट करेगा, केवल एक दिशाओं में। तो इससे निकलने वाला प्रकाश कैसे गुजरेगा, केवल एक ही दिशा में जाएगा, ठीक है। तो ये प्रकाश का, इसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। इधर मान लीजिए देखिए नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो ऐसा माना जा सकता है कि नॉर्थ और साउथ के पोल के बीच में ये चल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि केवल इसी डायरेक्शन में जाए। यदि क्रिस्टल को हम लोग बेंड करके रख दे रहे हैं, ठीक है, यदि क्रिस्टल को ऐसे अब बेंड करके रख दिए, इसमें यदि ऐसे दरार है, तब इससे जो लाइट रे जाएगा वो कैसे जाएगा, थोड़ा सा यदि इसको घुमा दिया जा रहा है ऐसे, यदि इसमें छेद है तो लाइट रेज ऐसे ही जाएगी, ठीक है, ये ऐसे ही जाएगी एकदम बेंड। तो ये इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी घटना को हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। लिख लेंगे।
प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो जो हाइजेनबर्ग थे, वो हाइजेनबर्ग ने क्या किया, उन्होंने पोलराइजेशन ऑफ लाइट को अपने तरंग सिद्धांत से विस्तार वो नहीं कर पाए, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आप ये वाला फिगर बना लीजिए, ठीक है, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि हाइजेनबर्ग ने प्रकाश का ध्रुवण नहीं समझा पाए, वो उसके हम लोगों ने लिमिटेशन में लिख दिया है, ठीक है। ये वाला फिगर बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं नीचे लिखवा दूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए, फिगर के लिए जगह छोड़ दें। लिखेंगे क्रिस्टल से निकलने के बाद, क्रिस्टल से निकलने के बाद प्रकाश तरंग का कंपन तरंग गति के लंबवत केवल एक ही तल में होता है। ये फिगर बना लेंगे, उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ लिखेंगे। क्रिस्टल से निकलने के बाद प्रकाश तरंग का कंपन तरंग गति के लंबवत केवल एक ही तल में होता है। ऐसे तरंगों को समतल ध्रुवित तरंग तथा इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। The vibration of light wave after passing through tourmaline crystal, या केवल क्रिस्टल लिखेंगे। The vibration of light's wave after passing through crystal will be in one plane perpendicular to the wave motion।